नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर। फ्रांस ने लगाया इजराइल पर प्रतिबंध। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल इस समय गजा और लेबनान में लगातार हमले कर रहा है। पूरी दुनिया इजराइल को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इजराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं है और अब इजराइल के दोस्त ही उसके खिलाफ हो गए हैं। फ्रांस ने तो इजराइल की कंपनियों पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन एक नजर उन खबरों पर भी जिन पर आगे होगी बात। इजराइल की डिफेंस कंपनियों पर फ्रांस की सख्त कार्रवाई। फ्रांस के डिफेंस शो में हिस्सा नहीं ले पाएगी इजरायली कंपनियां। कनाडा और हिंदुस्तान के बीच और बढ़ी तल्खी। हिंदुस्तान के उच्चायुक्त ने कनाडा पर लगाया बड़ा आरोप। शेख हसीना के खिलाफ बड़ी साजिश की तैयारी में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार। चुनाव में हसीना और उनके समर्थकों को नहीं लेने दिया जाएगा हिस्सा। और चलते चलते बात रूस में हो रहे ब्रिक्स समिट की। तो आइए अब विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट में जंग लड़ रहा इजराइल अब दुनिया में अलग थलग पड़ने लगा है। इजराइल के खिलाफ फ्रांस ने बड़ा कदम उठाते हुए इजरायली हथियार कंपनियों पर बैन लगा दिया है, जिससे इजरायली पीएम नेतन्याहू भड़क उठे हैं। दरअसल फ्रांस में अगले महीने 4 से 7 नवंबर के बीच नेवल डिफेंस फेयर का आयोजन हो रहा है और इस प्रदर्शनी में इजराइल की कंपनियां भी हिस्सा ले रही थी। लेकिन अब फ्रांस सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी इजरायली कंपनियों को प्रदर्शनी में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। फ्रांस के इस फैसले से 7 इजरायली कंपनियों पर असर पड़ रहा है, इसलिए इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैक्रो सरकार का ये फैसला अपमानजनक है। फ्रांस ने पिछले 6 महीने में दूसरी बार इजरायली कंपनियों को डिफेंस फेयर में शामिल होने से रोका है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने इससे पहले जून में ऐसा किया था। तब मैक्रो ने इजराइल से गजा में सीजफायर की अपील की थी, लेकिन नेतन्याहू ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद फ्रांस ने ये कदम उठाया। फिलहाल एक बात साफ हो रही है कि इजराइल के दोस्त अब उसका साथ छोड़ रहे हैं। अरबी अखबार अशरक अल अवसात ने बताया कि संगठन के भीतर इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन ये फैसला जरूर हो चुका है कि संगठन के चीफ का नाम इस बार गुप्त रखा जाएगा। इस कदम का मकसद नए चीफ को काम करने के लिए अधिक मौका देना और उसे इजराइल से बचाना है, जो हमास की टॉप लीडरशिप को अपने निशाने पर लिए हुए है। ऐसे में हमास का नया चीफ कौन होगा, ये दुनिया की नजरों में छिपा रहेगा। फिलहाल हमास शूरा परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद दरवेश के साथ संगठन के पोलित ब्यूरो के 3 सदस्य खलील अल-हया, मोहम्मद नजल और खालिद मेशाल में से कोई एक सिनवार का उत्तराधिकारी बन सकता है। दरअसल जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की जान ले ली गई थी। हानिया ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान गए थे। वैसे हानिया की जान लेने की बात को इजराइल ने कभी कबूल नहीं किया, लेकिन इसके बाद हमास के लीडर बनाए गए याह्या सिनवार को 16 अक्टूबर को गजा में एक मुठभेड़ में ढेर करने का ऐलान जरूर उसकी तरफ से किया गया था। इजराइल सिनवार को पिछले साल के 7 अक्टूबर के अटैक का मुख्य रणनीतिकार मानता है। इस बीच गजा और लेबनान में इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। इजराइल ने बैरूत में बड़ा हमला करने की योजना तैयार कर ली है। लोगों को यहां से निकलने को कह दिया गया है। गजा में इजराइल के ताजा हमलों में 87 लोगों की जान जाने की खबर है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने उत्तरी, मध्य और दक्षिणी गजा के हिस्सों में हमले जारी रखे हैं। सेना ने गजा और लेबनान दोनों जगहों पर अभियानों को आगे बढ़ाते हुए लेबनान में लगभग 175 ठिकानों पर हमले किए। दूसरी तरफ हमास प्रशासित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इजरायली हमले की वजह से कई लोग मलबे के नीचे दबे हैं और कई जगहों पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही हैं। गजा के उत्तरी हिस्से में 16 दिनों से जारी इजरायली सेना की घेराबंदी के बीच 4 लाख से अधिक फिलिस्तीनी बिना भोजन, पानी और दवाओं के फंसे हुए हैं। इस बीच इजराइल को बड़ा झटका भी लगा है। उत्तरी गजा इजरायली सेना के एक ब्रिगेड कमांडर की जान चली गई है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 401वीं ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एहसान दक्सा जवालिया को हमने खो दिया है। अपने टैंक से निकलने के बाद वो एक धमाके की चपेट में आ गए। गजा में इजरायली अभियान में ये इजराइल को सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा है। अब बात करेंगे अगली खबर की। कनाडा के उच्चायुक्त ने हिंदुस्तान छोड़ने से पहले धमकाने वाले अंदाज में कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की जान लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने कनाडा को उसका असली चेहरा दिखा दिया है। कनाडा में हिंदुस्तानी उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कनाडा से लौटने के पहले सीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कई बड़े आरोप ट्रूडो सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो अपनी गिरती लोकप्रियता को बचाने के लिए हिंदुस्तान से रिश्ते बिगाड़ने का खेल खेल रही हैं।
ट्रूडो सरकार की पोल खोलते हुए संजय वर्मा ने कहा कि कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS की खालिस्तानी उग्रवादियों के साथ सांठगांठ है, जिनसे उन्हें कई तरह की जानकारी मिल रही है। इसी आधार पर वो हिंदुस्तान पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ट्रूडो सरकार खालिस्तानी उग्रवादियों का समर्थन कर रही है। इससे दोनों देशों के रिश्ते बर्बाद हो गए हैं। संजय वर्मा ने कहा कि दोनों देशों के संबंध खराब हुए हैं तो इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, और वो है कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो। एक तरफ हिंदुस्तान ने कनाडा की पोल खोल दी है, तो कनाडा का दावा है कि निज्जर और पन्नू का केस एक जैसा है। हिंदुस्तान हमारे साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है, लेकिन पन्नू के मामले में वो अमेरिका का सहयोग कर रहा है। दरअसल अमेरिका के न्याय विभाग ने दावा किया है कि रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की जान लेने की साजिश रचने में शामिल थे। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान अमेरिका के कहने पर विकास यादव का प्रत्यर्पण भी कर सकता है, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। चर्चा है कि अमेरिका ने विकास यादव के बारे में भारत के कॉन्सुलर ऑफिस से जानकारी मांगी है। यही नहीं, खबर है कि अमेरिका की ओर से विकास यादव के प्रत्यर्पण की भी मांग हो सकती है। हालांकि इसके लिए जरूरी होगा कि अमेरिका की कोई अदालत विकास यादव के संबंध में आदेश दे। फिर भी अमेरिका को विकास यादव की कस्टडी मिलना आसान नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि विकास यादव खुद हिंदुस्तान में ही एक लीगल मामले में फंसे हुए हैं। वो केस जब तक नहीं निपटता है और उस मामले में अगर सजा मिलती है तो वो पूरी नहीं होती, तब तक अमेरिका विकास यादव का प्रत्यर्पण हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है, उसमें किसी भी ऐसी शख्सियत को सौंपना जरूरी नहीं है जो राजनीतिक व्यक्ति हो या राजनीतिक कारणों से रह रहा है। गंभीर गतिविधियों में शामिल आरोपियों को सौंपने पर सहमति है। फिर भी अब तक प्रत्यर्पण के 61 मामलों में अमेरिका ने हिंदुस्तान की अर्जी पर कोई पहल नहीं की है। ऐसे में हिंदुस्तान भी अगर अमेरिका की इस अर्जी को खारिज कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस देश में लोकतंत्र लाने का दावा कर रहे थे, लेकिन ये दावा वो खुद ही पूरा करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने साफ संकेत दिए हैं कि जनता उसी को चुनेगी जिसे अंतरिम सरकार चाहेगी। जनता की पसंद कोई मायने नहीं रखी जाएगी। दरअसल खबर आ रही है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, क्योंकि यूनुस को इस बात का एहसास है कि अगर चुनाव होते हैं तो बांग्लादेश की जनता एक बार फिर से अवामी लीग को ही चुन सकती है, क्योंकि शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद 2.5 महीने में ही बांग्लादेश के हालात खराब हो गए हैं। इसलिए शेख हसीना की पार्टी को सत्ता से दूर रखने का प्लान तैयार हो गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अवामी लीग अगर नाम बदलकर भी चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट डेली स्टार के अनुसार शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के मास्टरमाइंड और मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक महफूज आलम ने कहा कि जिन लोगों ने पिछले 3 चुनावों में भाग लिया था और अवैध रूप से संसद में आए थे, उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। अंतरिम सरकार निश्चित रूप से उनकी राजनीतिक भागीदारी पर रोक लगाएगी, यानी अवामी लीग के साथ जो भी दल शेख हसीना के साथ रहा है उन्हें भी चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। साफ है, बांग्लादेश में जो लोकतंत्र लाया जाएगा उसमें जनता के सामने कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। कोशिश यही हो रही है कि वो अंतरिम सरकार के लोगों को ही चुने, और इसीलिए चुनाव को 1 साल से ज्यादा वक्त तक टालने की तैयारी चल रही है। चलते चलते बात करेंगे रूस में शुरू होने वाले ब्रिक्स समिट की। रूस के कजान शहर में 22 और 23 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट होगा। हिंदुस्तान के PM नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए रूस जा रहे हैं। चीन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रूस पहुंच रहे हैं। समिट में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन अब उनका ये कार्यक्रम रद्द हो गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के डॉक्टर रॉबर्टो कलीली ने ग्लोबो न्यूज टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति गिर गए हैं, जिसकी वजह से उनके सिर के पिछले हिस्से में चोट आई है। इससे उन्हें माइनर ब्रेन हैमरेज हुआ है। ऐसे में राष्ट्रपति को पूरे हफ्ते कई टेस्ट करवाने पड़ेंगे। इस वजह से उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। हालांकि वो सामान्य गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सिर में चोट लगने की वजह से उन्हें लंबी दूरी की यात्राएं नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके बाद लूला के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लूला अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स की स्थापना सितंबर 2006 में हुई थी और इसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। मिस्र, ईरान, इथियोपिया और UAE इसी साल इस संगठन में शामिल हुए हैं। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा
कि उनका देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ 40 अन्य नेताओं का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। वर्ल्ड न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।